जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर 5 मिनट पर एकदम साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट मिले, सड़कें मक्खन जैसी हों, कोई गड्ढा नहीं और गाड़ियों के हॉर्न का तो शोर ही ना हो। अब एक पल के लिए भारत के ज्यादातर शहरों की तस्वीर दिमाग में लाइए। ऐसा लगता है ना कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। लेकिन सिविक सेंस यानी नागरिक बोध का ये फर्क आखिर है क्यों? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। देखिए, एक तरफ डेनमार्क का कोपेनहेगन जैसे शहर हैं जहां पब्लिक पार्क्स इतने साफ सुथरे होते हैं कि कूड़े का एक टुकड़ा तक ढूंढने से नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हमारे भारतीय शहर हैं जहां कूड़े के पहाड़, नालियों से बहता गंदा पानी और लगातार बजते हॉर्न, ये सब रोज की बात है। लोग कहीं भी लाइन तोड़ देते हैं, कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। तो ये सब देखकर ना मन में एक बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल सवाल आता है। क्या हम भारतीयों में जेनेटिकली ही सिविक सेंस की कोई कमी है? लेकिन इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। इसकी जड़ें हमारे समाज के पूरे ताने बाने में फैली हुई हैं। तो चलिए इस पूरी समस्या को जरा परत दर परत समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये दो दुनियाओं वाला सवाल उठता ही क्यों है। फिर जातिवाद और हमारी सोच का इसमें क्या रोल है, उसे जानेंगे। इसके बाद सरकारी सिस्टम कितना लाचार है, इस पर बात करेंगे। फिर समझेंगे कि सहानुभूति की कमी कैसे एक बड़ी वजह है। और आखिर में देखेंगे कि बदलाव का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी सवाल की जो हमने शुरू में उठाया था। ये दो दुनियाओं का फर्क आखिर है क्यों? अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सारी गलती लोगों के व्यवहार की है, पर असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारी आदतें और हमारा व्यवहार हमारे आसपास के माहौल और सिस्टम से ही तो बनता है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की पहली और शायद सबसे बड़ी जड़ पर, जातिवाद और हमारी मानसिकता। ये सफाई के रास्ते में एक बहुत बड़ी सामाजिक दीवार की तरह है। देखिए, हमारे देश में सदियों से सफाई का काम एक खास जाति से जोड़कर देखा गया है। सफाई करने को अक्सर शर्मिंदगी वाली नज़र से देखा जाता है। और आज भी हकीकत यही है कि ज्यादातर सफाई कर्मचारी दलित समुदाय से ही आते हैं। उन्हें आज भी जान जोखिम में डालकर गटर में हाथ से सफाई करने के लिए मजबूर किया जाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कूड़ा हम सब फैलाते हैं, लेकिन जो उसे साफ करने आता है उसे हम क्या कहते हैं? कूड़े वाला। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारी पूरी मानसिकता दिखाता है कि हमने सफाई की जिम्मेदारी से खुद को कितना दूर कर लिया है। इसे ऐसे समझिए, बाहर के देशों में घर के काम के लिए किसी को रखना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग अपने घर की सफाई खुद ही करते हैं। लेकिन भारत में सस्ता लेबर आसानी से मिल जाता है और इसी वजह से ये सोच और भी पक्की हो जाती है कि अरे, सफाई करना तो किसी और का काम है, हमारा थोड़ी ना है। लेकिन ये बात सिर्फ हमारी सामाजिक सोच की नहीं है। इस कहानी का दूसरा बड़ा और जरूरी हिस्सा है हमारा लाचार सरकारी सिस्टम, जो इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देता है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर उठता है कि लोग खुले में पेशाब क्यों करते हैं, और झट से जवाब आता है कि लोगों में तमीज नहीं है। पर जरा हकीकत देखिए, ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स पर या तो ताला लगा होता है या उनमें पानी नहीं आता। बदबू इतनी होती है कि अंदर जाना नामुमकिन है और वो बीमारियों का घर बने होते हैं। अब बताइए, जब कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो तो कोई क्या करेगा? और यहीं पर ना एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा माहौल हमारे व्यवहार को तय करता है। जहां पहले से ही गंदगी पड़ी हो, वहां एक और कचरा फेंकना बहुत आसान लगता है। लेकिन वही लोग जब किसी साफ सुथरे मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट पर होते हैं तो कूड़ा फेंकने से पहले 10 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम उन्हें ऐसा करने से रोकता है। अब आते हैं तीसरी और बहुत ही जरूरी वजह पर, और वो है सहानुभूति यानी एम्पैथी की कमी। ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा है, एक दूसरे की जिम्मेदारी महसूस न करने की आदत। सोचिए, अमीर लोग अपनी शानदार सोसाइटियों में रहते हैं, जहां स्विमिंग पूल हैं, जिम है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सोसाइटी की दीवारों से बाहर निकलते हैं तो वो बाहर लगे कूड़े के पहाड़ों से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक तरह का बबल इफेक्ट है, जहां मेरी जगह साफ है, बाकी दुनिया से मुझे क्या लेना देना। सहानुभूति का मतलब कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है बस इतनी सी बात समझना कि अगर मैं यहाँ गंदगी फैलाऊंगा तो किसी दूसरे इंसान को आकर उसे साफ करना पड़ेगा। बस यही सोच सिविक सेंस की असली जड़ है।
तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली, पर इसका हल क्या है? चलिए अब दुनिया भर के कुछ कामयाब समाधानों को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक अच्छा सिस्टम बदलाव ला सकता है। इसका एक शानदार उदाहरण है डेनमार्क। वहां पर लोग अपने घर में ही कूड़े को 10 अलग-अलग कैटेगरी में बांटते हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर कागज, प्लास्टिक, यहाँ तक कि खतरनाक कचरे तक। और लोग ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए एक बहुत ही आसान और साफ सुथरा सिस्टम बनाकर दिया है। वहाँ प्लास्टिक की बोतलों का सिस्टम तो और भी कमाल का है। जब भी कोई प्लास्टिक की बोतल में कुछ खरीदता है तो उसे एक छोटा सा डिपॉजिट देना पड़ता है, और जब वो खाली बोतल को एक मशीन में वापस डालता है तो उसे वो पैसे वापस मिल जाते हैं। मतलब सजा नहीं, बल्कि प्रोत्साहन। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेनमार्क में हो रहा है। जापान में ओसोजी नाम की एक परंपरा है, जहां बच्चे अपने क्लासरूम और टॉयलेट खुद साफ करते हैं। जर्मनी में स्कूलों से ही रीसाइक्लिंग सिखाई जाती है, और सिंगापुर का हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम तो साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए मशहूर है। तो फिर भारत के लिए इसका क्या मतलब है? एक सीधा सादा सा खाका तैयार किया जा सकता है। स्कूलों में बच्चों को सिविक सेंस सिखाया जाए और सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना भी। सरकार साफ टॉयलेट, डस्टबिन और फुटपाथ जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, नियम बनाए और उन्हें सख्ती से लागू करे। और हाँ, जुर्माना भले ही कम हो, पर गंदगी फैलाने पर पकड़े जाने का डर होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो एक कमाल का पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू होता है। जब सरकार एक साफ और सुंदर माहौल देती है तो लोगों में अपने आप उसे वैसा ही बनाए रखने की भावना जागती है। लेकिन पहला कदम वो सरकार को ही उठाना पड़ेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भारत को सुंदर बनाने के लिए असल में चाहिए क्या? और इसका जवाब ये नहीं है कि हमें 140 करोड़ लोगों को बदलना है। नहीं, जवाब है एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना जिसकी नीयत सही हो, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को सही काम करने के लिए प्रेरित करे। असली समाधान लोगों को कोसने में नहीं, बल्कि सही राजनीतिक इच्छा शक्ति और सिस्टमिक बदलाव में है।